So, welcome back, all my finance buddies. This is the part two of analysis of income statement revision lecture. Part two में हम करेंगे EPS. Now let's revise EPS, earning per share. Now basically पहले समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. तो दो टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर. सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर is the one that contains no potential dilutive securities. A simple capital structure contains only common stock, non-convertible debt, and non-convertible preferred shares. A complex capital structure contains potential dilutive securities such as warrants or convertible securities. अब बेसिकली सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी के अलावा जो भी कंपोनेंट होता है डेट का वो नॉन कन्वर्टेबल होता है, और इक्विटी के अंदर भी जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं. तो कोई भी कंसेप्ट ऑफ डायल्यूटिव एंटी डायल्यूटिव सिक्योरिटीज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंपल कॉमन इक्विटी शेयर्स रहते हैं. अब जब बात हुई है इक्विटी शेयर्स की तो बात कर लेते हैं शेयर्स पे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स विच आर इक्विटी, कॉमन इक्विटी एंड प्रेफरेंस इक्विटी. अब प्रेफरेंस इक्विटी शेयर और कॉमन इक्विटी शेयर में मेजर डिफरेंस क्या है? कॉमन इक्विटी शेयर हैज वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर हैज नो वोटिंग राइट्स. कॉमन इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं रहता, कंपनी पे डिपेंड करता है. बट प्रेफरेंस इक्विटी शेयर का टाइमली डिविडेंड फिक्स रहता है. प्रेफरेंस इक्विटी शेयर के अंदर भी आगे बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन इक्विटी, एंड cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating, non-participating preference shares. ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे. अब तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ. कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड अक्योर होता है. मतलब अगर किसी एक सेगमेंट में डिविडेंड नहीं दिया है तो वो सारा अक्योर होकर कंपनी को लास्ट में देना ही पड़ता है. बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कभी भी अक्योर डिविडेंड जैसा कुछ नहीं होता. अगर कंपनी ने नहीं दिया तो वो स्किप हो गया. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं बेसिकली. मान लो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर को 10% डिविडेंड देगी हर साल. बट अगर कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड बढ़ा भी सकती है प्रेफरेंस शेयर्स का, बट ओनली किसका? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का. वह नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जितना पहले से टर्म में डिसाइड हो रखा होता है उतना ही रहता है. ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर. अभी अपन बेसिकली बात करते हैं अर्निंग पर शेयर पे. तो सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ नहीं होता. कॉमन इक्विटी होता है, नॉन कन्वर्टेबल डेट होगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे. अब आता है कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी हो सकता है बेसिकली. कॉमन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डेट, डेट्स, वारंट्स, ये सारे पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर. सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना होता है. उसका अपन एक एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर अपन सब कुछ कवर कर लेंगे. स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट. स्टॉक डिविडेंड क्या है? स्टॉक डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर्स to each shareholder in an amount proportional to their current number of shares. If a 10% stock dividend is paid, the holder of 100 shares of stock would receive 10 additional shares. स्टॉक डिविडेंड बेसिकली एडिशनल शेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है. और स्टॉक स्प्लिट है. वैसे डिविडेंड के ऊपर अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये आर्ग्यूएबल टॉपिक है. इन माय ओपिनियन डिविडेंड इज बेसिकली योर इनकम बैक टू यू. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में. अभी अपन समझते हैं ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं. बट डिविडेंड इज ए काइंड ऑफ ब्लफ वी कैन से. इस पे डिटेल हम बात करेंगे, डिविडेंड के अंदर डीप डाइव करेंगे बट आगे के लेक्चर्स में. इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली ईपीएस का रिवीजन करते हैं. Now, stock split refers to the division of each old share into specific number of new shares. The holder of 100 shares will have 200 shares after a 2-for-1 split or 150 shares after a 3-for-2 split. बेसिकली स्टॉक स्प्लिट के अंदर क्या होता है? अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि स्टॉक स्प्लिट है और 2:1 है तो जिसके पास एक शेयर है उसका हो जाएंगे 2 शेयर. बट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सपोज करो एक 500 रुपए का शेयर है और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया, तो अब होल्डर को दो शेयर्स मिल जाएंगे 250-250 रुपए के. शेयर प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी. बस यही है स्टॉक स्प्लिट. चलो हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर देखते हैं सारे कैसे कैलकुलेशंस होगी. सो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. बेसिक ईपीएस का क्या फॉर्मूला है? नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग. अब नेट इनकम में से प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों माइनस हुआ है? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, इसलिए वो नेट इनकम के अंदर से पहले माइनस होगा. नाउ लेट्स सी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स is the number of shares outstanding during the year weighted by the proportion of the year they were outstanding. इसको समझते हैं हम ये क्या होता है. चलो इस एग्जांपल की तरफ देखते हैं. 1 जनवरी को कंपनी ने इशू किए 70,000 कॉमन इक्विटी.
उसके बाद 1 मार्च को कंपनी ने 30,000 कॉमन इक्विटी और इशू किए। 1 मई को कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया 2:1 का, मतलब एक स्टॉक पे 2 स्टॉक मिलेंगे। 1 अगस्त को कंपनी ने 15,000 शेयर वापस ले लिए शेयर होल्डर से। 1 नवंबर को कंपनी ने अनाउंस किया 30% स्टॉक डिविडेंड, नेट इनकम है 600,000। अब यार तुम्हें एक बेसिक चीज सिखाता हूँ कि जो ये है 600,000, अब तुम इंडियन हम इसे किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे 6 लाख, बट तुम जैसे इंडिया से बाहर निकलोगे 6 लाख करोड़ जैसा कुछ नहीं होता। इट इज आइदर 0.6 मिलियन और 600,000। सो अभी से अपने वोकैब में से लाना स्टार्ट करो 600,000, 100,000, 200,000, और 10 लाख से 1 मिलियन। इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू लेटर ऑन जब इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे। नाउ लेट्स सी इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले टोटल स्टॉक्स, टोटल स्टॉक्स कितने हो गए 70,000। अब 1 जनवरी को इशू करें, यूएस में अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। सो ये 12 महीनों के लिए इशू हुए हैं पूरे, तो हो गया 70,000। यही है बेसिकली वेटेड एवरेज। अब कंपनी ने 1 मार्च को 30,000 और इशू किए हैं, 1 मार्च को, तो 30,000 इंटू 10/12, जनवरी फरवरी निकल गया। 1 मार्च को इशू किए हैं, 10 महीनों के लिए इशू हुए हैं, तो 30,000 इंटू 10/12, तो ये आ गया हमारा to 10, it is 25,000 stocks। जैम लेते हैं। तो टोटल स्टॉक्स क्या कितने हो गए, विच इज 70,000 प्लस 25,000 प्लस 25, विच इज 95,000 टोटल वेटेड एवरेज स्टॉक्स टू बी प्रिसाइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपनी ने 1 मई को 2:1 में स्टॉक स्प्लिट किया है। सो स्टॉक स्प्लिट कितना हो जाएगा, 2:1 है, तो हर एक स्टॉक पे 2 स्टॉक दिए हैं, तो 95,000 इंटू 2, विच विल बी 1,90,000 स्टॉक आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। आगे देखते हैं क्या है। कंपनी ने 1 अगस्त को 15,000 शेयर्स बाय बैक कर लिए ऑन 1 अगस्त। अब देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 ही महीने बचे अकाउंटिंग ईयर में। सो जब हम इसको वेटेड एवरेज करेंगे तो 15,000 स्टॉक्स कंपनी ने बाय बैक किए हैं 5 महीनों के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा 6,250 शेयर्स। समझ गए। अब टोटल शेयर्स कितने बचे, 1,90,000 shares minus 6,250 shares, which will be 183,250. So 183,250 shares are remaining। ये सब्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली कंपनी ने बाय बैक किया है 15,000 स्टॉक्स का 5 महीनों के लिए, विच 1 अगस्त को, तो 5/12 वेटेड एवरेज आ गया 6,250, विच विल बी 1,83,250, which can be also said 183,250 shares। नाउ लेट्स सी आगे क्या कर रहा है। आगे कंपनी ने 1 नवंबर को 30% स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि स्टॉक डिविडेंड एडिशनल स्टॉक्स के फॉर्म में ही रिसीव होता है। तो जब 183,250 शेयर्स पे 30% स्टॉक डिविडेंड मिलेगा, which will be, let's calculate, 183,250 into, which will be 54,975। ये हो गया टोटल डिविडेंड। डिविडेंड, अब टोटल शेयर कितने हो गए,
183,250 plus 54,975. It will be 238,225 शेयर्स। अब इस पे हमारा बेसिक ईपीएस कैलकुलेट होगा। बेसिक ईपीएस का क्या फॉर्मूला है? which is net income upon weighted average number of shares, net income minus preference dividend। प्रेफरेंस डिविडेंड है इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रहेगा, तो सिंपली नेट इनकम कितनी है 600,000 डिवाइड बाय टोटल शेयर्स कितने हुए 238,25325। तो तुम्हारा बेसिक ईपीएस आ जाता है 2.586। ये हो गया तुम्हारा बेसिक ईपीएस। सिंपल है। हमने क्या किया पहले, 1 जनवरी को इशू किए थे 70,000, 70,000 12 महीनों के लिए हुए थे। 1 मार्च को इशू किए थे 30,000 10 महीनों के लिए हुए थे, तो 25,000 आ गया वेटेड एवरेज। टोटल स्टॉक्स हो गए 95,000 से, स्टॉक स्प्लिट हुआ 2:1 में, तो 95,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 1,90,000 स्टॉक्स। अब कंपनी ने 1 अगस्त को 15,000 स्टॉक बाय बैक कर लिए वापस, तो जब 15,000 का वेटेड एवरेज निकला 5 महीनों के लिए, तो हो गया 6,250 शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने बचे, 1,90,000 माइनस 6,250 इक्वल्स टू 183,250 शेयर्स रिमेनिंग बचे। अब 183,250 पे जब 30% डिविडेंड कैलकुलेट हुआ, क्योंकि डिविडेंड एडिशनल शेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है, तो आ गया 54,975। तुम इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो 183,250 इंटू 1.3, तो भी तुम्हारा सही नहीं आंसर आएगा बेसिकली। तो टोटल शेयर हो गया, टोटल शेयर्स आ गए तो 38,225 शेयर्स। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ था नहीं तो जीरो। अब अपॉन तुम्हारा वेटेड एवरेज फॉर्म है शेयर, तो बेसिक ईपीएस 251। अब इस एग्जांपल के अंदर सब कुछ आ गया, तुम्हारा स्टॉक स्प्लिट आ गया, बायबैक आ गया, तुम्हारा डिविडेंड आ गया। इट इज एन वन कंप्लीट एग्जांपल। सो अब हम देखते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। सो dilutive securities are stock options, warrants, convertible debts or convertible preference shares that would decrease EPS if exercised or converted to common stocks। अब देखो यार, जब कन्वर्टेबल डेट इक्विटी के अंदर कन्वर्ट होगा तो ईपीएस डाइल्यूट होगा, ईपीएस पर शेयर कम मिलेगा, तो उन्हें बेसिकली डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज कहते हैं। कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, वारंट्स जब कन्वर्ट होता है तो वो ईपीएस को गिरा देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज। नाम से ही पता चल रहा है डाइल्यूशन। एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज वो होते हैं कि अगर ये कन्वर्ट होने के बाद भी ईपीएस को ना गिराए या ईपीएस बढ़े, तो उन्हें एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज कहते हैं। एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज की कैलकुलेशन नहीं की जाती, सिर्फ डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज की कैलकुलेशन की जाती है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ठीक है, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस कॉमन प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस कन्वर्टेबल डेट 1 माइनस टी। तो नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे लिख लो तुम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड के जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनका डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। तो नेट इनकम में से नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड्स माइनस होगा, प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं उनका जो डिविडेंड है वो ऐड बैक होगा, प्लस कन्वर्टेबल डेट का कन्वर्टेबल डेट इंटरेस्ट 1 माइनस टी। ये 1 माइनस टी बेसिकली क्या है, टैक्स के लिए कि सपोज करो तुम्हारा था 10% इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट जा रहा था तुम्हारा 10% इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल है, सो तुम्हारा 10% पे जब तुम्हारा नेट इनकम कम हो रही थी तो तुम उस पर 30% टैक्स दे रहे थे, तो ये इवेंचुअली तुम्हारा पड़ रहा था 7% इंटरेस्ट। ये समझ में आया कैसे हुआ कि अगर तुम्हें मैं वापस लेके जाऊँ पीछे थोड़ा सा। सो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट, उसके बाद आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसके बाद टैक्स जो भी पीछे बचता है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, टैक्स रिड्यूस किया जाता है। तो पहले इंटरेस्ट रिड्यूस होगा ईबीआईटी से, फिर टैक्स रिड्यूस होगा। तो मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट था 100 रुपए, तो तुम्हारा ईबीआईटी में, ईबीआईटी था 1000 रुपए, अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस होगा तो 900 बचेगा। अब तुम 900 पे टैक्स कैलकुलेट करोगे विच इज 30%। पहले तुम किस पे टैक्स कैलकुलेट करते, 1000 पे, अगर इंटरेस्ट यहाँ लेस नहीं होता तो। सो इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो इवेंचुअली तुम्हारा ये 100 रुपए था, इस पे तुम्हारा टैक्स 30% के हिसाब से बच गया विच इज 30 रुपीज। 30% के हिसाब से इसका कैलकुलेट करोगे
सो मान लो तुम्हारा 10% इंटरेस्ट था 100 रुपये पर, ये तुम्हारा रिड्यूस हो गया, इस पे तुम्हारा टैक्स कट गया इवेंचुअली 30 रुपीज। गॉट इट? सो तुम्हारा नेट नेट क्या टैक्स पड़ा, विच इज 7%। गॉट इट? हाँ, बैक टू इट। सो ये वन माइनस सी बेसिकली कि जो हमने रिड्यूस कर दिया था हम उसे वापस ऐड बैक करेंगे टैक्स को। सो मान लो 30% टैक्स रेट थी, तो इट विल बी 0.7%। जो तुम्हारा इंटरेस्ट था वो वापस ऐड होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। नीचे क्या आता है, वेटेड एवरेज शेयर्स प्लस शेयर्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स है जब वो कन्वर्ट होंगे तो कॉमन इक्विटी के अंदर ऐड होंगे, तो वो शेयर्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ डेब्ट प्लस शेयर्स ऑफ इशुएबल ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। कन्वर्जन ऑफ डेट, जो डेट था वो जब कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो वो एडिशनल शेयर, प्लस जो स्टॉक ऑप्शंस है वो कन्वर्ट होंगे, तो शेयर्स इशुएबल फ्रॉम स्टॉक ऑप्शंस। वारंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वारंट बेसिकली क्या होता है कि आजकल इतना यूज नहीं होता, कोई भी कंपनी वारंट इशू नहीं करती। बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को मोर लुक्रेटिव मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके साथ वारंट्स अटैच किया जाता है। वारंट्स क्या होता है कि मान लो कंपनी इशू करती है कि 30 रुपए पे तुम्हें 100 शेयर खरीदने मिल सकते हैं कभी भी। अब शेयर मान लो अभी स्टॉक प्राइस चल रही है 150 रुपीज, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें 30 रुपीज में 100 शेयर मिल सकते हैं, तुम कंपनी को 30 रुपीज दोगे, 100 शेयर तुम्हें मिल जाएंगे। मार्केट प्राइस चल रही है 150 रुपीज, तो तुम उन्हें सेल कर दोगे, या तुम्हें होल्ड करना है तो होल्ड कर लोगे। स्टॉक वारंट सभी एक्सरसाइज किए जाते हैं जब मार्केट प्राइस ज्यादा होती है जो तुम्हारे स्टॉक ऑप्शन की प्राइस है। ये ऑप्शन रहता है, ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि एक्सरसाइज करना जरूरी है या नहीं है। वारंट आजकल वैसे भी कोई इशू नहीं करता, बट स्टिल इट इज इन द सिलेबस। वारंट समझ में आ गया? बेसिकली बॉन्ड्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके साथ एक स्टॉक ऑप्शन ऐड किया जाता है। स्टॉक ऑप्शन बेसिकली कि एक फिक्स प्राइस पे एक नंबर ऑफ शेयर्स तुम परचेज कर सकते हो कंपनी से। और तुम परचेज कब करते हो, जब शेयर प्राइस मान लो ज्यादा है, मार्केट प्राइस ज्यादा है जो कि तुम्हारी स्टॉक ऑप्शन की प्राइस है, तब तुम एक्सरसाइज करते हो। सो एक एक करके देखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड वाले केस में क्या होगा, सिंपली अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो नेट इनकम है, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड हो जाएगा और सिंपली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होगा। इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, जहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड हम लेस कर रहे थे वहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड वापस ऐड बैक हो जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस नहीं करेंगे बेसिकली, जो हमने पहले लेस किया था वो ऐड बैक कर देंगे। अगर लेस नहीं किया है तो कुछ नहीं, हम सिर्फ नेट इनकम लेंगे, जो हमारी नेट इनकम होती है अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं होगा। सिंपल है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का आसान है। इसमें ट्रिकी पार्ट ये है, कन्वर्टेबल डेट इंटरेस्ट 1 - t। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो देखते हैं हम। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्लियर है? नेट इनकम अपॉन वेटेड वेटेड एवरेज शेयर्स। नेट इनकम में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। अगर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है तो सिर्फ वो माइनस होगा, जो ये वाला पार्ट है नॉन कन्वर्टेबल, जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अगर नॉन कन्वर्टेबल नहीं है तो सिर्फ नेट इनकम अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक एग्जांपल करते हैं इसका, कन्वर्टेबल डेट इंटरेस्ट का। नेट इनकम इज इक्वल टू $70,000, नंबर ऑफ कॉमन इक्विटी 8,000, 100 $, par value 7% convertible bonds outstanding convertible into 4 common shares each, tax rate is equals to 40%। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या है, क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी। 100 par value, बॉन्ड हमेशा हमेशा par value पे मैच्योर होते हैं। 7% convertible bonds outstanding convertible into 4 common stocks each। so 1000 बॉन्ड है, एक बॉन्ड 4 कॉमन स्टॉक्स में कन्वर्ट होगा तो इंटू 4, तो क्या आएगा 4000 इक्विटी। तो 4000 शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉमन इक्विटी कितनी हो गई, टोटल शेयर्स। अब इसमें कोई डेट वेट का लफड़ा नहीं है, तो सिंपली जो शेयर्स है वही वेटेड एवरेज है। तो 8000 प्लस
कन्वर्ट होने के बाद 4,000 और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल शेयर हो गए 12,000। हम अभी डायलूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नीचे वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब करते हैं नेट इनकम वाला पार्ट। नेट इनकम कितनी है? 70,000 प्लस 1,000 क्वांटिटी इंटू 100। ये समझ में आया क्या हुआ? मान लो एक एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड पार वैल्यू कितनी है? 100, तो 1 इंटू 100। दो बॉन्ड है, 2 इंटू 100, तो 1,000 इंटू 100 इंटू 7%। 7% क्या है? इंटरेस्ट। सो इंटू 7%। 7%। अब 1 - t। 1 - t तुम्हारा कितना है? टैक्स रेट कितनी है? 40% है। यू कैन सी टैक्स रेट इज इक्वल्स टू 40%। सो 1 - 40%। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। 20,000 प्लस, you all have your calculators, calculate 1,000 into 100 into 7%। so ये आएगा 7,000 into 1 - 40%। इसको सीधा कर दो, 60% है। so ये आ गया तुम्हारा 4,200। तो तुम्हारी न्यू नेट इनकम क्या आ गई? 74,200। क्लियर? नेट इनकम कैलकुलेशन ये बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट था 7,000। अब जब कन्वर्ट होगा तो वो वापस ऐड बैक होगा। पर हमने देखा था कि इंटरेस्ट टैक्स टैक्स डिडक्टेबल है। तो जो 7,000 था, जब उसके अंदर 40% टैक्स डिड्यूस हो रहा था, तो इवेंचुअली हम 4,200 ही टैक्स पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे। जो हमारा नेट नेट इंटरेस्ट था वो 4,200 ही था। बचा हुआ हमें टैक्स सब्सिडी के कारण हमारा जो नेट नेट टैक्स पे करते वो आ रहा था 4,200। तो हम वो 4,200 वापस ऐड बैक करेंगे, इसीलिए ये 1 - 40% हुआ है। 40% क्या है? टैक्स रेट है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस क्या आ गया? 74,200 डिवाइड बाय टोटल शेयर्स कितने थे हमारे? 12,000। which will be 74,200 divided by 12,000 will be 6.18। ये हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस। नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन। तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक ईपीएस बहुत सिंपल है। बेसिक ईपीएस इक्वल टू नेट इनकम अपॉन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज शेयर्स। नेट इनकम कितनी है? 70,000 है। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं। टोटल शेयर्स कितने हैं? 8,000। तो 70,000 डिवाइड बाय 8,000 which will be 8.75। अब इसको रीड कैसे लेंगे? बेसिक ईपीएस है $8.75, डाइल्यूटेड ईपीएस है $6.18 के अगर जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वर्ट हुआ इक्विटी के अंदर, तो जो नेट इनकम है वो अब डिवाइड, पहले नेट इनकम इतने लोगों में डिवाइड हो रही थी, अब जो नेट इनकम है वो कन्वर्ट होने के बाद इतने लोगों में डिवाइड होगी। पहले 10 लोगों में डिवाइडेड हो रही थी, अब 14 लोगों में डिवाइडेड होगी। सिंपल है। 10 टॉफीज है, पहले 5 लोगों में डिवाइड हो रही थी, तब हर जने को 2 टॉफीज मिल रही थी। अब 2 जने और आ गए, तो अब 12 जनों में डिवाइड हो रही है, तो सबको कम कम मिलेगी। सिंपली। सो बेसिक ईपीएस है $8.75, डाइल्यूटेड ईपीएस है $6.18। सो इसी के साथ हमारा ईपीएस का रिवीजन खत्म होता है। अब एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट के अंदर अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। A vertical common size income statement expresses each category of the income statement as a percentage of revenue. The common size format centralize the income statement by eliminating the effect of size। देखो यार, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बेसिकली होता है कि तुम हर लाइन आइटम को रेवेन्यू के टर्म्स में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में एक्सप्रेस करते हो। जैसे अब ये दो कंपनीज है, नॉर्थ कंपनी, साउथ कंपनी। अब स्केल कैसे देखोगे इसका? एक कंपनी बहुत जाइंट कंपनी है,
एक कंपनी स्मॉल कंपनी है, तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। बट अगर हम इसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के फॉर्म में करें कि हर आइटम को हम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लिखे, जैसे 70 दिस आइटम, ये हो गया 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 7.5 मिलियन। सो विच ये हो गया 10%। और इसका हो गया, नीचे दिया हुआ होगा, हाँ ये लो, दोनों कंपनी का। अब देखो कंपैरिजन कितना आसान हो गया। रेवेन्यू 100%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? रेवेन्यू का 70% है, इस कंपनी का कितना है? 20%। ग्रॉस प्रॉफिट है 30%, इधर ग्रॉस प्रॉफिट है 80%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली 20%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15%, 15%। रिसर्च एक्सपेंसेस 5%, 20%। अब अगर तुम देखोगे, नॉर्थ कंपनी इज एक्सपेंडिंग 3.75 million on research expenses, while South company is only expending 700,000। तब तुम डायरेक्ट ऐसे देखोगे, तुम्हें लगेगा कि साउथ कंपनी बहुत रिसर्च पे कम खर्चा कर रही है। बट इसे तुम रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से देखोगे, दोनों को जब एक बेस कैटेगराइजेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए हमेशा बेस चाहिए होता है। हम विराट कोहली को गली के क्रिकेटर से कंपेयर नहीं कर सकते, हमें कोई एक स्टैंडर्ड बेस चाहिए होता है, तो वो बेस प्रोवाइड करता है हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सो ये हो गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इसमें एक और पार्ट है। In most cases, expressing expenses as a percentage of revenue is appropriate. One exception is income tax expense. Expense is more meaningful when expressed as a percentage of pre-tax income. The result is known as effective tax rate. कि जो टैक्स रेट, टैक्स एक्सपेंस है, इनकम टैक्स है, वो बेसिकली हम रेवेन्यू के परसेंटेज, एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सप्रेस करें, इससे अच्छा हमसे जो हमारी प्री टैक्स इनकम है, उससे हम अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, उसे बेस लेके अगर हम उसे कंपेयर करेंगे, तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। अब हम रेशियोज की बात कर लेते हैं। So there are two ratios: gross profit margin, net profit margin. Gross profit margin is basically gross profit upon revenue. Net profit margin is net profit upon revenue. नाम से ही पता चल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आइदर तुम रेवेन्यू बढ़ा लो, एक तरीका ये हो गया। रेवेन्यू की रेवेन्यू बढ़ा लो, अब रेवेन्यू बढ़ेगा तो तुम्हारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो बेसिकली आइदर तुम प्राइस इंक्रीज करो या प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स कम कर दो, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अनदर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू। अब अपन एक टॉपिक की बात करते हैं, विच इज अदर कंपैरेटिव इनकम। देखो, टोटल कंपैरेटिव इनकम क्या होता है? नेट इनकम प्लस प्लस अदर कंपैरेटिव इनकम। अब अदर कंपैरेटिव इनकम में क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट फॉर मिनिमम पेंशन लायबिलिटी, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम कैश फ्लो हेजिंग डेरिवेटिव, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। बेसिकली अभी तुम इतना याद रख लो कि 4 पॉइंट्स होते हैं अदर कंपैरेटिव इनकम के अंदर: फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स एंड losses, adjustment for minimum pension liability, unrealized gains and losses from cash flow hedging derivatives, unrealized gains and losses from available for sale of securities। तो टोटल कंपैरेटिव इनकम क्या होता है? नेट इनकम प्लस अदर कंपैरेटिव इनकम। अदर कंपैरेटिव इनकम के अंदर इंक्लूड होते हैं ये 4 आइटम्स। सो इसी के साथ हमारा एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट का रिवीजन लेक्चर खत्म होता है। ये बेसिकली रिवीजन लेक्चर है, तो हमने सारे टॉपिक्स को फास्ट फास्ट कंप्लीट किया है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देखो पहले। हमने ईपीएस पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि ईपीएस से एक क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांसेस है, ईपीएस से एक क्वेश्चन